हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एड्स क्या होता है और एड्स के कौन कौन से लक्षण होते हैं और एड्स से बचाव के कौन कौन से उपाय हैं, एड्स का परीक्षण कैसे होता है, एड्स की पहचान कैसी होती है, यानी जो एड्स रोग होता है इसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल में बेसिक इन्फॉर्मेशन हम आपको आज की इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं एड्स की, तो सबसे पहले तो हमको एड्स का पूरा नाम पता होना चाहिए। तो एड्स का पूरा नाम आपको याद रखना है, क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक, तो ये चीज आपको याद रखना है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। कई बार आपके पेपर में इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। अब अगर हम बात करते हैं एड्स की, तो एड्स है क्या? तो यह एक बहुत ही भयंकर बीमारी है। ठीक, एड्स की अगर हम बात करें तो यह लैंगिक रूप से संचरणशील रोग होता है। इसका मतलब यह है कि एड्स जो है यह एक यौन संक्रमित रोग होता है जो कि यौन क्रियाओं के माध्यम से फैलता है। ठीक है, और एड्स आज के समय की बहुत ही खतरनाक बीमारी है। एड्स की अगर हम बात करते हैं तो यह एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज अभी तक नहीं खोजा जा चुका है। ठीक है, तो इसका इलाज अभी तक नहीं खोजा गया है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जिसका इलाज ही अभी तक नहीं बना है, तो आप समझ सकते हैं कि यह बीमारी हमारे लिए कितनी हानिकारक और कितनी घातक है। तो एड्स जो है बहुत ही खतरनाक बीमारी है आज के समय की, और इसका इलाज भी अभी तक नहीं खोजा गया है। और ये जो रोग या बीमारी होती है किसके द्वारा होती है? वायरस के कारण होने वाली रोग होता है। ठीक है, तो एड्स की अगर हम बात करते हैं कि एड्स किस वायरस के कारण होता है, तो आपको याद रखना है कि जो एड्स होता है ये HIV वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? यह HIV वायरस के कारण होता है। तो अगर आपको HIV का पूरा नाम पूछा जाए तो आपको लिखना है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, तो आपको यह चीज याद रखना है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यह होता है HIV का पूरा नाम। तो आपने क्या देखा कि एड्स जो है बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो कि यौन क्रियाओं के माध्यम से फैलती है। किसके माध्यम से फैलती है? ये जो एड्स बीमारी होती है आपको याद रखना है यौन क्रियाओं के माध्यम से फैलती है। ठीक है, तो यौन क्रिया के माध्यम से फैलने वाली बीमारी होती है, यानी कि यह एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, यानी कि यह एक यौन संक्रमित रोग होता है एड्स। इसका इलाज अभी तक खोजा नहीं गया है और यह आज के समय की बहुत ही खतरनाक बीमारी है। और यह बीमारी जो है यौन क्रियाओं के माध्यम से फैलती है। और आपको याद रखना है किस वायरस के कारण फैलती है? तो यह बीमारी होती है HIV वायरस के कारण। और HIV वायरस का पूरा नाम क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। यह बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, अब अगर किसी भी व्यक्ति को एड्स हो गया है तो ताज्जुब की बात तो यह है कि अगर किसी व्यक्ति को एड्स हो जाता है तो उस व्यक्ति को 8 से 10 साल तक पता ही नहीं चल पाता। ये एड्स अगर किसी व्यक्ति के अंदर हो जाता है तो किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर एड्स हुआ है तो ये 8 से लेकर के 10 साल के बीच तक ये शरीर के अंदर ऐसे चुपचाप शांत जो है पड़ा रहता है। और ये क्या करता है? ये हमारी बॉडी की हेल्पर टी सेल एसटी कोशिकाएं, ये हमारे शरीर की एसटी कोशिकाएं, एसटी मतलब जो हेल्पर टी सेल होती है, हेल्पर टी सेल क्या करती है? हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी को डेवलप करती है और हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करती है। तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर एड्स हो गया है तो उस व्यक्ति को 8 से 10 साल तक तो पता ही नहीं चलेगा कि उस व्यक्ति को एड्स है। ठीक है, और एड्स अगर जिस व्यक्ति को हो गया है तो उसके शरीर के अंदर जो हेल्पर टी कोशिकाएं होती है, यानी जो एसटी सेल होती है, ठीक है, जो एसटी कोशिकाएं होती है, ये कोशिकाएं क्या करती है? शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी ला देती हैं। कमी क्यों ला देती हैं? क्योंकि अगर एड्स हो गया है तो ये एड्स क्या करता है? एसटी कोशिकाओं को खत्म कर देता है। यानी हेल्पर टी कोशिकाएं जो होती है शरीर के अंदर, जो कि एंटीबॉडी का डेवलपमेंट करती हैं और शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाती हैं। तो जब एड्स जो है अगर किसी व्यक्ति को हो जाएगा तो उसके शरीर के अंदर की जो एसटी कोशिकाएं होती है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, अर्थात शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास रुक जाता है। धीरे धीरे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है कम हो जाती है, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता जो होती है वही कहलाती है रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो जब हमारे शरीर के अंदर एचटी कोशिकाएं ही नष्ट हो जाएगी जो कि हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करती है, तो जब शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाएगी, रोगों से लड़ने की क्षमता में कमी आ जाएगी, तो ऐसे में क्या होगा? धीरे धीरे करके शरीर बहुत ही कमजोर हो जाएगा और कोई भी रोग जो है आसानी से उस व्यक्ति के अंदर संक्रमण कर देगा। यानी आपको याद रखना है कि अगर किसी व्यक्ति को एड्स हो गया है तो ये 8 से 10 साल तक तो पता ही नहीं लगने देता उस व्यक्ति को, और अंदर ही अंदर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या कर देता है?
नष्ट कर देता है। ठीक, और जैसे ही एड्स रोग जो है अपनी एक्टिव अवस्था में आएगा, उसके बाद ये 2 से 3 साल के अंदर जो है उस व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो जैसे ही मान लीजिए किसी व्यक्ति को अगर एड्स का संक्रमण हो गया है, तो ये 8 से 10 वर्षों तक क्या होता है, शरीर के अंदर चुपचाप जो है पड़ा रहता है। और एड्स का जो विषाणु होता है, यानी जो एड्स का जो वायरस होता है, ये जो HIV वायरस होता है, ये क्या करेगा, शरीर के अंदर जो HT कोशिकाएं होती है, जो हेल्पर टी सेल होती है, ये हेल्पर टी सेल हमने आपको क्या बताया कि हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करती हैं। तो ये जो एड्स का वायरस होता है, HIV वायरस, ये शरीर के अंदर HT कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, ठीक है, या मार देता है, जिसके कारण आप देखेंगे कि रोगी के शरीर में प्रतिरक्षियों का निर्माण जो है प्रभावित होता है, एंटीबॉडी जो है बनना बंद हो जाते हैं। और जब एंटीबॉडी का बनना बंद हो जाएगा तो रोगी व्यक्ति के अंदर आप देखेंगे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है कम होने लगेगी, रोगों से लड़ने की क्षमता कम होने लगेगी। और फिर आप देखेंगे कि उस व्यक्ति की लगभग 2 से 2.5-3 साल के अंदर जो है उस व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो एड्स वायरस के बारे में सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, और यह आज के समय की सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है। और एड्स रोग जो होता है यह यौन क्रियाओं के माध्यम से होने वाला रोग होता है, ठीक है, जो कि HIV वायरस के कारण होता है। और HIV वायरस का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। आपको यह भी याद रखना है कि संक्रमण के पश्चात किसी व्यक्ति को अगर संक्रमण हुआ तो हमने क्या कहा कि 8 से 10 वर्षों तक उस व्यक्ति के शरीर में चुपचाप ये एड्स का जो वायरस है ये पड़ा रहता है, और ये अंदर ही अंदर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट कर देता है, क्योंकि शरीर की हेल्पर टी कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, जिस कारण से प्रतिरक्षियों का निर्माण या एंटीबॉडी का निर्माण नहीं हो पाता है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर की कम हो जाएगी, ठीक है, और व्यक्ति की फिर 3 साल के अंदर जो है मृत्यु हो जाएगी। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। एक चीज और आपको याद रखना है कि अगर आपसे कोई ये पूछता है कि सबसे पहले एड्स रोग का पता कहां लगा और कब लगा, तो सबसे पहले इस रोग का पता कहां लगा, अमेरिका में लगा। कब लगा, 1981 में। कब लगा, 1981 में, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है कि एड्स रोग के वायरस में, एड्स वायरस के बारे में या एड्स रोग के बारे में सबसे पहली जानकारी है, सबसे पहले जो एड्स का मरीज था वो कहां देखने को मिला, 1981 में अमेरिका में देखने को मिला। ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं एड्स रोग के लक्षण। अगर किसी व्यक्ति को एड्स हो गया है तो उस व्यक्ति के अंदर कौन कौन से रोग दिखाई देंगे, कौन कौन से सिम्टम्स उस व्यक्ति के अंदर नजर आने लगते हैं। तो यहां पे आपको देखना है कि अगर किसी व्यक्ति को एड्स रोग हो गया है तो उसकी जो लिम्फ ग्लैंड्स होती है, यानी जो लसिका ग्रंथियां होती है बॉडी की, उनमें तेजी से सूजन आने लग जाता है। क्या हो जाता है, जो लसिका ग्रंथियां होती है उनमें आप देखेंगे सूजन जो है उत्पन्न होने लग जाएगा, ठीक। फिर किसी भी व्यक्ति की अगर चमड़ी है तो चमड़ी में अत्यधिक मात्रा में खुजली होने लगती है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति की चमड़ी में जिसको कि एड्स रोग हो गया है उसकी चमड़ी में अत्यधिक मात्रा में खुजली जो है देखने को मिलेगी, खुजली ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होती है। इसके अलावा भारहीनता तथा कमजोरी भी लगने लगती है, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता जब किसी व्यक्ति की कम हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि उस व्यक्ति को भारहीनता, मतलब उसको ऐसा लगने लगता है कि हमारा वजन धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इस रोग में व्यक्ति को भारहीनता हो जाती है, ठीक है, भार में कमी आने लग जाती है, धीरे धीरे वजन घटने लग जाता है और शरीर धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, कमजोर होने लग जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे रात में पसीना निकलना, अत्यधिक मात्रा में रात में पसीना निकलने लगता है जिस व्यक्ति को एड्स रोग हो जाता है। इसके अलावा पतली दस्त, आप देखेंगे कि पतली पतली जो है दस्त भी आने लग जाती है, और साथ ही साथ अनिद्रा। ये सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है। अगर किसी व्यक्ति को एड्स हो गया है तो उसको नींद बिल्कुल भी नहीं आती है, यानी अनिद्रा हो जाती है उसको, ठीक है, सो नहीं पाता वो व्यक्ति चैन से। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। एड्स इसीलिए तो बहुत खतरनाक रोग है, ठीक है, क्योंकि आपकी चैन से लेकर के पूरी की पूरी नींद तक हराम करके रख देगा, ठीक है। तो एड्स रोग के लक्षण भी आपने देख लिया कौन कौन से होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं एड्स की पहचान, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को एड्स है तो उसकी पहचान कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि उस व्यक्ति को एड्स है। तो आपको याद रखना है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर एड्स है तो एड्स पीड़ित जो व्यक्ति होता है उसकी पहचान कैसे करते हैं, तो उस व्यक्ति के ब्लड में क्या होता है, सीरम उपस्थित होता है। क्या होता है, ब्लड में सीरम उपस्थित होता है। अब कई सारे बच्चों को सीरम नहीं पता होगा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो ब्लड होता है, ठीक है, जो ब्लड होता है, इस ब्लड से आपको देखना है, ब्लड में क्या होता है, एक प्रोटीन होती है, ठीक है। कौन सी प्रोटीन होती है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, ब्लड में एक प्रोटीन होती है जिसको हम बोलते हैं फाइब्रिनोजन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन। तो अगर हम ब्लड से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को निकाल देते हैं बाहर, कहां निकाल देते हैं, अगर हम ब्लड से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को कहां निकाल देते हैं, बाहर,
तो अगर फाइब्रिनोजन प्रोटीन को बाहर निकाल देते हैं तो ब्लड का शेष बचा हुआ भाग क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। ठीक है, तो ब्लड से अगर आप फाइब्रिनोजन प्रोटीन को बाहर निकाल देते हैं तो बाकी शेष बचा हुआ भाग ब्लड का क्या कहलाता है? सीरम। तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर एड्स की पहचान करनी है तो उसके सीरम में, यानी ब्लड के अंदर जो सीरम उपस्थित है, उस सीरम में कुछ विशेष प्रकार के एंटीबॉडी, यानी कुछ विशेष प्रकार के प्रतिरक्षी जो है बन जाते हैं, और उन्हीं प्रतिरक्षियों की उपस्थिति के आधार पर ही एड्स रोग की पहचान की जाती है। ठीक है, तो आपको यह समझ में आ गया कि एड्स की पहचान कैसे करते हैं। तो कोई भी एड्स पीड़ित अगर व्यक्ति है, उसकी पहचान करना है तो उसके ब्लड में जो सीरम उपस्थित होता है, उसके सीरम में कुछ विशेष प्रकार के एंटीबॉडी बन जाते हैं, और उन्हीं एंटीबॉडी की उपस्थिति के कारण ही हम एड्स रोग का पता लगाते हैं। ठीक, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं एड्स के बचाव। अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति एड्स से बचना चाहता है, उससे वो व्यक्ति चाहता है कि एड्स रोग उसको ना हो, तो उसको कई सारी बातें ध्यान में रखनी है, कई सारे बचाव कर सकता है कि उसको एड्स ना हो। क्योंकि हमने क्या बताया कि एड्स रोग की जो दवाई है अभी तक खोजी नहीं गई है। ठीक है, इस बीमारी का इलाज अभी तक संभव नहीं हुआ है। अर्थात हम यही कर सकते हैं ना कि एड्स हमको हो ही ना, तो उससे हम कौन कौन से बचाव कर सकते हैं? पहले बचाव कर सकते हैं हम कि अगर मान लीजिए इंजेक्शन लगाने वाली कोई सिरिंज है तो उसको एक बार प्रयोग करने के बाद फेंक देना चाहिए। अगर किसी डॉक्टर ने किसी पेशेंट को सिरिंज लगाई है तो उस सिरिंज का दोबारा जो है यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, इससे भी एड्स रोग हो सकता है। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को, मान लीजिए डॉक्टर ने सिरिंज लगाया, अब उस व्यक्ति को एड्स था, तो वही सिरिंज का यूज अगर दूसरे व्यक्ति में कर देगा तो इससे भी रोग जो है हो सकता है, एड्स रोग। ठीक है, तो इंजेक्शन लगाने वाली जो सिरिंज होती है उसको एक बार प्रयोग करने के पश्चात फेंक देना चाहिए, उसका दोबारा बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यह चीज आपको ध्यान में रखना है। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कोई भी अगर रोगी व्यक्ति है, मान लीजिए कोई एड्स से रोगी व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति का कोई भी पर्सनल सामग्री हमको यूज नहीं करनी है, चाहे वो उसकी तौलिया हो, उसका टूथ ब्रश हो, कुछ भी चीज हो, रेजर हो, सेफ्टी रेजर हो, ये बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तौलिए से लेकर के आपको टूथ ब्रश से लेकर कोई भी चीज यूज नहीं करनी है रोगी व्यक्ति की। तो अगर एड्स का रोगी कोई भी व्यक्ति है तो उसकी किसी भी पर्सनल सामग्रियों को छूने से बचना चाहिए, उसका बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि लोगों को एड्स के बारे में जानकारी देनी चाहिए। ठीक है, एड्स आज के समय की सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है, तो अतः हम इसके हानिकारक लक्षण अगर हम व्यक्तियों को बताते हैं, एड्स के बारे में जानकारी जो है पैदा कराते हैं, तो जो भी लोग हैं, है ना, वो क्या करेंगे, ज्यादातर लोगों से संबंध बनाने से बचेंगे। अगर कोई व्यक्ति एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ ज्यादा मात्रा में संबंध बनाता है तो ऐसे व्यक्तियों को एड्स होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर हम ये सभी भयंकर दुष्परिणाम जो एड्स के होते हैं इसकी जानकारी अगर लोगों तक शेयर करेंगे तो जाहिर सी बात है कि लोगों में जागरूकता पैदा होगी और वो ऐसे कामों से बचेंगे, यानी कई अलग अलग रोगों से संबंध बनाने से बचेंगे और इन चीजों का भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कि किसी भी पर्सनल व्यक्ति की कोई भी सामग्री को नहीं छूना चाहिए, ना तौलिया और ना ही उसके टूथब्रश, ना सेफ्टी रेजर, कोई भी उसकी पर्सनल चीजों का यूज नहीं करना चाहिए। अब आखिरी पॉइंट आपके बारे में एक ये बचा है कि एड्स जो होता है, एड्स के लिए एक परीक्षण किया जाता है, जिस परीक्षण से पता चलता है कि उस व्यक्ति को एड्स है या नहीं। तो एड्स परीक्षण का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है एलिसा परीक्षण। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, और ना केवल बोर्ड एग्जाम में, ये ऐसा क्वेश्चन है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों को शेयर करें उनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली जो एड्स का क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है। कई बार एड्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो एड्स क्या है, किसके द्वारा फैलता है, ठीक है, एड्स के कारण क्या क्या रोग हो सकते हैं, उसके लक्षण कौन कौन से होते हैं, एड्स से हम बचाव कैसे कर सकते हैं, एड्स का परीक्षण कैसे करते हैं और एड्स की पहचान कैसे करते हैं। तो ये सारे के सारे जो भी एड्स के पॉइंट हैं, जो भी यौन संक्रमित रोग हैं, उसमें से जो वायरस के कारण होने वाला इंपॉर्टेंट रोग है वो होता है एड्स। अब इसके बाद कुछ बैक्टीरिया से होने वाले यौन संक्रमित रोग होते हैं, जिसको हम अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे, और इसके बाद हमारा चैप्टर 3 जो है कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 2 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया पहले ही, चैप्टर 3 का भी 1-2 वीडियो के बाद हमारा चैप्टर 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम अनुवंशिकी वाला अपना चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर जरूर किया करें। अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।